नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इन दिनों एक बात है जिस पर हम चर्चा करते हैं और वो चर्चा का विषय भी है और उस पर चर्चा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में इन दिनों आत्महत्या जो बच्चों के आत्महत्या करने के मामले हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और एक बार फिर से अब आप सोच रहे होंगे कि इस मामले पर मैं बात क्यों कर रही हूँ? दरअसल कोटा में एक छात्रा ने कल 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वजह थी डिप्रेशन। और इस डिप्रेशन की वजह क्या थी? इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रही थी, लेकिन उतने नंबर नहीं आ सके जितने पाने की उम्मीद थी। अब सवाल ये उठता है कि अपने बच्चों को डिप्रेशन से कैसे बचाएं, उन्हें कैसे फेल्यूर को हैंडल करना सिखाएं। लेकिन ये सवाल आप या मैं नहीं दे सकते, इस सवाल को दे सकता है कोई एक्सपर्ट। तो आइए आज हम जुड़ेंगे एक एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर शिशिर पलसापुरे जी हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या वजह है जो बच्चे इस तरह से आत्महत्या करते हैं और इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर शिशिर आपका। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस फोरम के थ्रू मुझे लोगों से बातचीत करने का मौका देने के लिए। और बहुत गंभीर टॉपिक आपने उठाया और जरूरी भी है, जैसे आपने कहा। शिशिर जी, आपने सुना ही होगा कल एक और आत्महत्या का मामला जो है कोटा शहर से आया है और कोटा को कहा भी जाता है कि वहां पर जो है सबसे वो कोचिंग हब है, वहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। एलन की एक छात्रा थी जिसने 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये वो किस्सा नहीं है कि जो पहला है। अगर हम बात करें तो हजारों जो छात्र हैं वो अब तक ऐसा कदम उठा चुके हैं। क्या लगता है इसकी वजह क्या है? इसकी एक वजह नहीं है। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मैं कोटा खुद जा चुका हूं, वहां स्टूडेंट्स को करीब से देख चुका हूं और मैंने स्टूडेंट से इनफॉर्मली बात भी करी है। और उनका ये कहना है कि एक सुसाइड बाहर आती है, लेकिन इसके पीछे 12 से 13 सुसाइड पहले हो चुकी होती हैं। इसका मतलब है कि मीडिया में कोटा के बारे में न्यूज जो है वो हर 12-13 सुसाइड्स के बाद एक सुसाइड की न्यूज आती है, जिसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम हमें दिख रहा है उससे कई गुना ज्यादा ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और ये कंप्लीटेड सुसाइड्स का प्रॉब्लम है। इसका एक रीजन तो नहीं है, मैं कहूंगा इसके मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है वो डिप्रेशन है। जैसे ज्यादातर लोग जिन्हें जो लोग सुसाइड कंप्लीट करते हैं उन्हें तकरीबन 90% लोगों को डिप्रेशन बीमारी होती है। और डिप्रेशन की अगर हम कॉजेज देखें तो बहुत सारे हैं। तो मेन कॉज जो है डिप्रेशन का वो जेनेटिक तो है ही, लेकिन एनवायरमेंटल, आपका एनवायरमेंट किस तरह से, आपका जो परिवार है, आपका सपोर्ट सिस्टम है, उसके बाद में आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में देन उस इंसान की सोच जो है, और सोच के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी है, उनको उसके साथ में अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स देखें, विटामिन डी है, B12 है, थायराइड है, तो ये सारी चीजों का मेल जो है वो बन के आता है डिप्रेशन की। मतलब डिप्रेशन किसी को होता है तो उसमें। लेकिन जब हम सुइसाइड की बात करते हैं तो डिप्रेशन के साथ साथ और भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर कोई किसी को डिप्रेशन जिसे होता है वो सुइसाइड नहीं करता है। तो जो बच्चे एक स्पेसिफिक सोच रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फेलियर हूं, अगर मैं फेल हो गया तो जिसका मतलब है कि अगर मुझे एग्जाम्स में अच्छे नहीं मार्क्स नहीं मिले तो मैं नाकाम हूँ, मैं टू द मार्क नहीं हूँ। और सेकंड है उनका सपोर्ट सिस्टम अगर अच्छा नहीं है। तो वैसे बहुत सारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, मैं लेकिन अब आपको सारी चीजों माफ का कीजिए। मेल है जिससे हमें पता चलता है। माफ कीजिए, मैंने आपको बीच में टोका। आपने एक बात कहा कि पीछे जो सपोर्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल है। पीछे का सपोर्ट सिस्टम मतलब पेरेंट्स। हम पेरेंट्स की बात करें, कहीं क्या आपको लगता है कि इसकी एक वजह ये भी है कि जो पेरेंट्स हैं वो प्रेशर तो बनाते हैं? क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप अपने बच्चों को ये मत बोलिए कि पढ़ाई करो या अच्छे नंबर लाओ, लेकिन क्या उनकी जो परवरिश का ढंग है, वो जो प्रेशर देने का तरीका है, वो बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? उसे भी बदलने की पेरेंट्स जरूरत का प्रेशर, हाँ डेफिनेटली पेरेंट्स का प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स एक हो गए, उसके बाद में टीचर्स हैं, फिर अगर यही प्रॉब्लम होती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कि वहां पर साइकोलॉजिस्ट नहीं होते और गवर्नमेंट की मैंडेट्स इतने अभी तक स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहे कि हर इंस्टीट्यूशन में साइकोलॉजिस्ट हो, तो वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है। उनके फ्रेंड्स जो हैं वो भी सेम चीज से गुजर रहे हैं। तो अगर एक इंसान बीमार है, फॉर एग्जाम्पल किसी को फीवर आया है, तो वो दूसरे जिसको फीवर आया हुआ है उसकी केयर कितनी अच्छे से कर पाएगा। तो दोनों अगर डिप्रेस्ड हैं तो वो एक दूसरे को अच्छी सपोर्ट सिस्टम नहीं बन पाते।
तो पेरेंट्स के बारे में अगर हम कहें तो कई बार देखा है कि जिन पेरेंट्स ने प्रेशर नहीं भी डाला उनके भी बच्चे सुसाइड कंप्लीट करते हैं। तो पेरेंटिंग डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि पेरेंटिंग एक तरह से स्पेसिफिक तरह से हो जिसमें एकेडमिक परसेंटेज या एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्पॉर्टेंट जरूर माने, लेकिन उसके सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी और उसकी लाइफ पर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये हमें बच्चों को सिर्फ बताना है। एकेडमिक परफॉर्मेंस और आपकी वर्थ का, आपके मूल्य का कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा है तो आप एक अच्छे इंसान हो, ऐसा नहीं है। एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब है तो आप खराब इंसान हो, ऐसा भी नहीं। कई बार पेरेंट्स एक्सट्रीम और फिर एंड पर चले जाते समाज हैं। को भी हम इसमें समाज को भी हम इसके लिए मतलब सोसाइटी को हम इसमें ला सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक्स बच्चे, ज्यादातर बच्चे करना क्या चाहते हैं, या तो वो आईआईएम में जाना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, या वो पीएमटी करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। ये 3 ही फील्ड है जिनमें सबसे ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं, और उनकी सबकी अगर हम रीजंस जानना चाहेंगे तो उनको लगता है कि ये तीनों ही वो फील्ड हैं जो उन्हें बहुत अच्छा फाइनेंशियल पावर दे सकता है और या सपोर्ट दे सकता है। और यानी कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए उनको ज्यादा कमाने की जरूरत है, ज्यादा कमाने के लिए भी बहुत पढ़ने की जरूरत है, और अभी बहुत पढ़कर अगर वो फेल हो गए तो शायद वो उस लाइफस्टाइल से भी डरते हैं जो उसके बाद उनको मिलेगी। करेक्ट। नहीं, ये चीजें तो हैं ही कि पेरेंट का रिजिड सिस्टम है कि भाई इन्हीं स्ट्रीम्स में जो सेफ हैं इन्हीं में मुझे बच्चों को भेजना है, दूसरी रिस्क मुझे नहीं लेनी। अब जहाँ रिजिडिटी की बात आती है कि मुझे इसी तरह से करना है, तो बच्चे भी वो फॉलो करते हैं कि बस इसी तरह से मुझे पैसा कमाना है। और वो रिजिडिटी की वजह से जब उस फील्ड में आपको दिखता है कि उस फील्ड में मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, वो होता है डिप्रेशन की वजह से, कि डिप्रेशन की वजह से आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, न कि आपकी काबिलियत की वजह से। तो वो ये मानने लगते हैं कि मुझ में ये काबिलियत नहीं है, अगर मुझ में काबिलियत नहीं तो मेरे पास दूसरा और कोई रास्ता भी नहीं, ऐसा सोचकर फिर वो सुसाइड कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सुसाइड कंप्लीट करते हैं उनमें बहुत सारे थॉट पैटर्न्स रहते हैं, जैसे मैं फेलियर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं दूसरों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। कई बार पेरेंट्स ने बहुत खर्चा किया होता है क्योंकि इनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, और उन्हें पता होता है कि हमारी घर की हालत ऐसी नहीं है कि हम एक साल फिर से फीस अफोर्ड कर सकें। तो मैं बर्डन हूँ, ये सोचकर कई बच्चे जो हैं वो सुसाइड कंप्लीट गलत करते कदम हैं। उठाए। हाँ जी। अगर हम बात करें कि इस डिप्रेशन से बच्चों को बाहर कैसे निकाला जा सकता है, पेरेंट्स ऐसा क्या करें, टीचर्स ऐसा क्या करें, और जो जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं वो ऐसा क्या करें, तो वो कौन से रास्ते हैं जिन पर उनको चलना चाहिए? शुरुआत पेरेंट्स से करते हैं। जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं या फिर इसके उपायों की बात करते हैं, तो अगर बच्चा आज सुसाइड कर रहा है तो इसकी ट्रीटमेंट, इसकी जो हम कहेंगे रेमेडी, इसका इलाज जो है वो उसके KG 1 में शुरू हो जाना चाहिए था। वहीं से गड़बड़ होती आ रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम में हम कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सिस्टम मानते हैं। मैं मानता हूँ आज टफ कंपटीशन है, लेकिन हम वर्ड्स ही ऐसे यूज करते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन, जिसका मतलब है कि जियो या फिर मरो। इस तरह की कंपटीशन आज है। हम वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, हम उन चीजों को बचपन से ही हमने बताना चाहिए कि आपको अच्छा अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए तो उसके लिए एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट नॉट ओनली जरिया है जिससे आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, राइट। जी सर। और उन्हें पहले से ही उनके मार्क्स के साथ में उनके वर्थ को ना जोड़े। हम पहली गलती करते हैं कि बच्चे ने अच्छे मार्क्स लिए तो वो बड़ा होशियार है, राइट। इसका मतलब है कि उसकी काबिलियत पर हम उसको तारीफ करते हैं, और अगर अच्छे हाँ। मार्क्स नहीं लाता है तो तुम डम्प हो, तुम बेवकूफ हो, ऐसे हम उन्हें लेबल्स करते हैं। सेम स्क्रिप्ट को अगर हम अलग कहें कि आपने अच्छे मार्क्स लाए, इसका मतलब है कि आपने बड़ी मेहनत करी, राइट। अब हम बच्चे को लेबल नहीं कर रहे हैं लेकिन उसकी मेहनत को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। एप्रिशिएट कर तो रहे हैं। बच्चे के बर्ताव को और बच्चे को अलग रखें, राइट। और इस तरह से, अब जैसे कल परसों की बात है, मेरा बच्चा 12th में है, वो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा मुझे आपकी एफर्ट्स में जो है वो कमी दिख रही है, तो आप क्या कहना चाहते हो कि मुझ में प्रॉब्लम है, का सवाल था। मैंने कहा नहीं, तुम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे बर्ताव में प्रॉब्लम है।
तो इस तरह के मोमेंट्स जो होते हैं वो टीचेबल मोमेंट्स है। बच्चों को हम सिखाते हैं कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके बर्ताव में है जो आपके कंट्रोल में है। तो ये स्क्रिप्ट बहुत बचपन से बच्चों के दिमाग में आना चाहिए कि मुझ में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे बर्ताव में प्रॉब्लम है। और फेल्योर अगर हम हैंडल बर्ताव, करने का भी एक तरीका है ये शायद। हाँ जी, फेलियर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन। फेलियर एक घटना है, व्यक्ति नहीं है। अगर हम ये पहले से स्क्रिप्ट बच्चों को बचपन से सिखाए ना, तो और स्पोर्ट्स की अगर हम आदत लगाए बच्चों को तो उससे बहुत सारे फायदे भी होंगे। लेकिन स्पोर्ट्स एक अच्छी चीज सिखा पता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेलियर हूँ, बस कल सुबह या फिर कल शाम को फिर से दूसरी मैच होने वाली है, उसमें हम जीत सकते हैं। जीत तो वो सकते हैं, बिल्कुल। फ्रीक्वेंटली हारना जीतना सीखते हैं और वो फेलियर से जल्दी उभरना भी सीखते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो आपका 10th का समय है, 12th का समय, अभी खेल कूद बंद करो। अब बच्चे को खेल कूद बंद करके साल में एक बार फेलिंग या पासिंग का अगर आप मौका देंगे, और आप उसमें से भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस मौके को भी अगर आप अच्छे से डील करें, ये तो नामुमकिन के बराबर है। ये तो साल में एक मैं बार। आपकी इस हाँ, बात को एक बार कोट करना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि एक बहुत बड़ी बात डॉक्टर शिशिर जो हैं वो बता रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चों को रोकते हैं कि खेलने मत जाओ तो उन्हें खेलने जाने दो, क्योंकि अगर वो खेलने जाते हैं, वो रोज हारते हैं रोज जीतते हैं, तो उनके लिए ये पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्टली। आपके बच्चे को आप ये कह के रोक रहे हैं कि आपका 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है और आप खेलने मत जाओ, क्योंकि आप खेलने जाओगे तो समय बर्बाद होगा, तो उसको हार की आदत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा है और उसे इंतजार है साल भर उस रिजल्ट का जिसमें वो ये मान के चल रहा है कि वो बहुत अच्छा जो नंबर है, बहुत अच्छा स्कोर करने वाला है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। करेक्ट। सो डिप्रेशन कई बार पहले से होता है, बाद में उनके मार्क्स खराब होते हैं। तो हम ये मानकर चले कि मार्क्स खराब होने की वजह से डिप्रेशन हुआ, ऐसा नहीं है। उन्हें डिप्रेशन पहले से था जिसकी वजह से हाँ, उनके मार्क्स खराब हुए, ऐसा होता है। तो अगर हमारे पास इसके स्टैटिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि लार्जली ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नॉन कोऑपरेटिव हैं, मैंने सर पटक लिया। लेकिन इनमें इमोशनल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लाना, उनमें इंटरवेंशंस फ्री भी देना, ये सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं। अगर वो अगर कहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मैं चाहता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर या द प्रेसिडेंट इस चीज को ध्यान से सुने। मैं इस साल में इस फील्ड में कम से कम 20 साल से काम कर रहा हूँ, इन एंड आउट मुझे इस चीज के बारे में पता है कि मेंटल हेल्थ इंटरवेंशंस जो है वो इनएडिक्वेट हैं। और किसी बच्चे को अगर आज प्रोफेशनल हेल्प मिल भी रही है, तो ऑलरेडी 8 से 10 साल का डिले हो चुका है उसे प्रॉब्लम शुरू होने में और उसे इंटरवेंशन मिलने में। लेकिन अगर जैसे हमें हार्ट का पेन होता है तो हम 4 या 5 दिन में डॉक्टर के पास चले जाते हैं, राइट। ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल। 6 महीने डिले होगा। लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में 8 से 10 साल तक बच्चों में जो है डिले होता है। 14 साल लेकिन तक, चौदह इसके साल पीछे की भी जिम्मेदारी हम अपने समाज को ही देंगे, क्योंकि उनके लिए मेंटल हेल्थ उतना मायने रखता ही नहीं है, जबकि शरीर को भी फिट रखने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि जरूरी है कि हमारा ये स्टेबल हो। तो और एक स्टैटिस्टिक्स चौंकाने वाला है कि मानसिक बीमारियां जो डेवलप होती हैं 14 साल, मानसिक बीमारियां जो डेवलप होती है 14 साल की उम्र तक, 50% मानसिक बीमारियां 14 साल की उम्र तक डेवलप हो जाती हैं। और 21 साल की उम्र तक 75% मानसिक बीमारियां पूरी तरह से डेवलप होती हैं। जिसका मतलब है हम जिस ग्रुप को देख रहे हैं, एडोलेसेंस ग्रुप को देख रहे हैं, जी नीट वाले बच्चों को देख रहे हैं, वो 16-17 के एज के हैं। तो इनमें तकरीबन 50% या 60% बीमारियां जो डेवलप होनी थी वो हो चुकी हैं। तो ये सबसे हाई रिस्क ग्रुप है, इन पर हमें फोकस करना है। और ये हमारे नेशन का भविष्य है। हम नहीं चाहते कि हमारे नेशन जो है, हमारा राष्ट्र जो है, वो एक डिप्रेस्ड और एंग्शियस और होपलेस पैदा हो, और जिससे हमारा नेशन का जीडीपी भी गिरेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि मानसिक स्वास्थ्य को हम खेल की तरह ले, या फिर खेल की तरह मतलब बहुत लाइटली ले, ऐसा बहुत नहीं हल्के चाहता में मैं। लें, हाँ। हाँ, हल्के में ना ले। लेकिन अभी तक हम ये गलतियां कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और हमारे लिए, हमारे देश में लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए मानसिक बीमारियां, मानसिक कष्ट, किसी का कोई अगर ये कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूं तो उसका मजाक भी उड़ाया जाता है कई बार कि अरे तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुमने ये नया एक टर्म है जिसे समझ लिया है या सुन सुन के आ गए हो तुम।
तो वो इस जो विचारधारा है, इससे बाहर पहले समाज को भी निकलना होगा, मुझे लगता है इन आत्महत्याओं को कम करने के लिए। क्योंकि एक आंकड़े की मैं बात करूँगी, एनसीआरबी ने बताया था, 2021 में हुआ था हालाँकि ये सर्वे, कि हमारे देश में युवाओं ने 13,089 युवाओं ने आत्महत्या की है। तो ये काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 13,000 से ज़्यादा जो युवा हैं, वो डिप्रेशन में थे, उन्होंने आत्महत्या की। और भी होंगे डिप्रेशन में, बस वो अभी तक उस कदम को उठाने के वो इतने मतलब वो अपनी परेशानियों में इतने परेशान नहीं हुए कि वो इस कदम को उठा पाएँ। और हम तो यही चाहेंगे कि कोई भी इतना परेशान ना हो, उसके दिमाग में कुछ ऐसी अगर फ़िज़ूल की बातें आती हैं, तो वो इस पर काम करना शुरू करे। अगर किसी को भी ये महसूस होता है कि वो डिप्रेशन में है, तो उसे बात करना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी, बिल्कुल बात करना चाहिए। और अपने समाज की बात करी, समाज बाहर नहीं है, समाज मुझसे बनता है, हर किसी इंसान से समाज बनता है। तो बिल्कुल, हर कोई आप ये ना सोचे कि समाज पहले बदलेगा, मैं अपने आप को पहले बदलूंगा, मैं बदलूंगा तो मैं समाज का एक पार्ट हूँ। हम कहते हैं ना, ट्रैफिक बहुत है रास्ते पर, आप भी ट्रैफिक का पार्ट है, तो हाँ, ये रिमेम्बर करें। तो समाज है, समाज का पार्ट मैं हूँ, तो मैं अपनी सोच बदलूंगा। मैं कहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य जो है उसे हल्के में न ले। मैं जो मुझे खुद डिप्रेशन था, जो कि 20 साल तक डायग्नोज भी नहीं हुआ, जिसके बाद में उसकी ट्रीटमेंट हुई। तो मैं कहता हूँ ये ओपन, सो मेंटल हेल्थ के बारे में ओपनली डिस्कस करें। ये कोई कमजोरी का साइन नहीं है। जिस तरह से फिजिकल बीमारियां होती है, उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी जो है वो ट्रीटेबल है, और आप उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर आपको डिप्रेशन है तो वो जिम्मेदारी आपकी नहीं है, लेकिन उसको ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है। वो अगर आपको आपकी डिप्रेशन हुआ है, एंग्जाइटी हुई है, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, लेकिन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग इट। आपने एक बात की थी डॉक्टर शिशिर, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने कहा था कि जो बदलाव है वो हमसे शुरू होता है। पहला बदलाव हमें क्या करना चाहिए? हमें रेड फ्लैग्स को, बड़े बड़े रेड फ्लैग्स को आसानी से देखना चाहिए। अगर कोई मौत की बात करता है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं, इससे मुझे तो लगता है कभी कभी खत्म हो जाए, मैं यहाँ से निकल जाऊं, इस तरह से अगर कोई बात करता है कि मुझे एस्केप करना है, इन सब चीजों से दूर चले जाना है, तो इस चीज को इग्नोर ना करें। उसके बारे में बोले कि मुझे और बताओ, क्या फील होता है तुम्हें, किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो सुने, अपने कान खड़े रखें। राइट। आप अपने बच्चों को, सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आपका, आपका कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट होगा, आपका होगा, तो आप उनको किस तरह से ट्रीट करेंगे, उस तरह से आप अपने बच्चों को सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट की तरह ट्रीट करें। सेकंड चीज है, हल्की हल्की चीजों को ध्यान रखें। फॉर एग्जांपल, बच्चों का सडनली मूड चेंज हो गया है कुछ दिनों से, उसके बाद में उनकी भूख कम या ज्यादा हो गई, नींद में सडनली डिस्टर्बेंसेस दिख रहे हैं, तो ये रेड फ्लैग्स को जल्दी से पकड़ें। तो अगर हम पहले ये करना सीख लेते हैं, तो सेकंड चीज है कि हम जैसे बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, तो उनमें हमें ये फॉस्टर करना बहुत जरूरी है कि सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन वो सिर्फ उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे हैं, लेकिन इससे आपका मूल्यमापन नहीं होता, आप अच्छे या बुरे इंसान हैं ये साबित नहीं नहीं, होता। बिल्कुल, सेकंड, एक रास्ता बंद होता है तो हजारों नए रास्ते हैं जिससे आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। तो बच्चों को पहले से एक्सपोजर दे कि इतनी सारी ब्रांचेस हैं। राइट। आप फोकस रखिए डेफिनेटली एक चीज में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। और बच्चों में एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है कि बाकी बच्चे आगे चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। इसमें मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आप ट्रेन में बैठे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं, आपके आगे जाने वाली ट्रेन है, आपके पीछे रहने वाली ट्रेन है, आपके आगे जाने वाली फ्लाइट है। आप क्या ये सोचते रहते हैं कि अरे ये तो आगे चले गई, अब मैं तो पीछे रह गया? हम नहीं सोचते ना। हर किसी का सफर अलग है, हर किसी का अलग है। डेस्टिनेशन अलग है, हर किसी की टाइमलाइन अलग है। आप अपने आप को कंपेयर ना करें। आपसे पहले बिलियंस ऑफ लोग आकर मर चुके हैं। राइट। आपके बाद में भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं, उनसे टाइमलाइन कंपेयर ना करें। हाँ, आगे आगे पीछे होता रहेगा, आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहिए। दूसरों से कंपैरिजन करके अगर आप टेंशन में आ जाएंगे कि मेरे सारे फ्रेंड्स आगे चले जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा हो भी सकता है, पर उससे क्या फर्क पड़ रहा है, आपकी लाइफ में क्या फर्क पड़ रहा है? आपको सिर्फ पैसा कमाना है, आपको परवरिश अपने फैमिली की जो है वो परवरिश आगे करनी है, तो इसके लिए आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें। मैं खुद कई बार बताता हूँ लोगों को, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैं कई बार लोगों को खुद बताता हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मैंने एक साइकोलॉजी का पेपर जो है इसमें 4 बार फेल हुआ। इसके बावजूद भी इमीडिएटली
मैं उसके बाद में एक साइकोलॉजिस्ट का सुपरवाइजर भी बन गया 2-3 साल में। इसका मतलब है कि मैं दूसरे साइकोलॉजिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा हूँ और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिससे कि मैं 4 बार फेल हुआ उससे कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस उससे मेरा समय गया, उससे मेरा पैसा गया, लेकिन उससे उससे मेरी सफर काबिलियत थोड़ा में उससे लेट फर्क नहीं पड़ा। स्टार्ट हुआ। उससे बस लेट सफर स्टार्ट थोड़ा हुआ। लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन मंजिल पर तो फिर भी पहुंचे ही। हाँ जी, आप खाना खाते हैं कई बार 1 घंटा लेट खाते हैं, तो उससे क्या आपका लाइफ खत्म हो जाती है? नहीं ना, आगे पीछे होता रहता है। तो आप उसको बहुत सीरियसली नहीं लें, लंबी लाइफ है। थोड़ा 1-2 साल इधर उधर हो भी गए तो उससे लाइफ में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनीथिंग दैट कॉस्ट यू योर मेंटल हेल्थ, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य किसी चीज से खराब हो रहा है तो वो बहुत ही महंगी चीज है, आप उसको छोड़ दें। राइट। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने कि वो बहुत ही महँगी चीज़ है, उसे छोड़ दें अगर वो आपके मेंटल हेल्थ को खराब करती है। कोटा बिल्कुल। जैसे जो हादसे हैं, वो सिर्फ़ कोटा शहर में नहीं होते, वो बहुत जगह होते हैं। कोटा की हमने बात इसलिए की क्योंकि वो एक कोचिंग हब हब है और वहाँ पे जो प्रेशर लेकर बच्चे वहाँ पहुँचते हैं, वो प्रेशर बहुत होता है। जिस बच्ची ने हाल ही में ये जिसके साथ ये हुआ है, जिसने ये किया है, वो अपनी माँ के साथ वहाँ रहती थी। उसका छोटा भाई भी जेईई की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि मैं फेल हो गई हूँ, मेरा भाई भी अब इसकी तैयारी कर रहा है और मैं कैसे करूँगा? जो अभी आपने ज़िक्र किया कि बच्चों को कई बार ये भी लगता है कि हम बर्डन बन गए हैं। पेरेंट्स पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि वो ये महसूस ना कराएँ कि उनके बच्चे जो फेल हो रहे हैं, बावजूद इसके भी बच्चे ये खुद ही फ़ील कर लेते हैं। इसकी एक वजह महँगी शिक्षा भी है। मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है कि क्या एजुकेशन की बढ़ती कॉस्ट को भी हम बच्चों की ज़िंदगी के लिए खतरनाक मान सकते हैं? क्योंकि हमारे देश की अगर हम बात करें तो यहाँ अमीर कम और मिडल क्लास ज़्यादा है। ऐसे में ये समस्या कि भाई इस कोचिंग में जिसमें मैं पढ़ रही हूँ, इसकी साल भर की फीस इतनी है, मैंने साल भर इतनी फीस दी है, मेरी माँ मेरे साथ रहती है, कमरा किराए पर लिया हुआ है और इतना पैसा खर्च करने के बावजूद मैं ये परीक्षा जो है वो निकाल नहीं सकी। मेरे जो नंबर हैं वो बहुत कम आए और मैं अपने माँ-बाप पर बर्डन हूँ। ये सोच के बच्चे कदम उठा लेते हैं। तो अपर कैप इसमें लगाना 2 वजह से जरूरी है। एक तो जितना ज्यादा पैसा इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा, उतना ज्यादा मनी माइंडेड वो होते रहेंगे। राइट। और उस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने का वो नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे कि मेरे सारे रिसोर्सेज जो हैं वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाने में जाने चाहिए, उनकी मेंटल हेल्थ का मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे उसके लिए वक्त नहीं। तो इंस्टीट्यूशंस जो है वो मनी मिंटिंग मशीन्स बन जाते हैं। सेकेंडली, प्राइसेस इसलिए भी कम होने चाहिए कि बच्चों का एटीट्यूड जो है वो इससे बदलेगा कि नहीं, मैं बर्डन नहीं हूँ। और पेरेंट्स ने प्रिपरेशन करनी चाहिए कि चलो मान लेते हैं कि आप जेई या नीट क्लियर नहीं करते हो, तो हम सेकंड प्लान क्या करेंगे? हाँ, अगर प्लान ये बी डिस्कस बनाना नहीं बहुत करेंगे, ज़रूरी है। हाँ जी हाँ जी, तो हम सेकंड और थर्ड प्लान क्या है हमारे हाथ में? हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने फेलियर की बात की तो फेलियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही बकवास चीज है। तो अगर आप फेलियर की बात करेंगे तो फेलियर का चांस नहीं बढ़ता है, उससे बच्चे के सुसाइड का चांस कम हो जाता है और उससे प्रेशर हट जाता है कि भाई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मुझे हिट और मिस, डू और डाई नहीं करना है, मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन इस वक्त मुझे इस चीज पर फोकस करना है। तो फेलियर की बात जरूर करें। बिल्कुल, फेल्योर की बात करनी चाहिए और डॉक्टर शिशिर से जो हमारी आज बात हुई है, उससे मैंने भी बहुत सारे सबक लिए हैं। मैं अपने जीवन में प्लान बी हमेशा बना के रखूँगी और ये प्लान बी शायद मुझे मेरे डिप्रेशन से दूर रख सके, खुश रखे और वो लोग जो कि मुझे परेशान कर रहे होंगे, मैं उनसे दूरियाँ बना लूँगी ये सोचकर कि ये बड़ा महँगा सौदा है, ये महँगा सौदा मुझे नहीं करना। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शिशिर जी। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और भी एक टॉपिक है जिस पर बात करना चाहूँगी इसके बाद और हम अगली बार जब हम अपने दर्शकों के लिए हाजिर होंगे तो हम बात करेंगे उस वक्त उन बच्चों के बारे में जो अपने प्यार के फेल होने पर आत्महत्या कर लेते हैं क्योंकि ऐसे जो बच्चे हैं उन्हें भी साइकाइट्रिस्ट की साइकोलॉजिस्ट की बेहद जरूरत है लेकिन वो वहां तक पहुंचते नहीं है उन्हें लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई किसी एक के जाने से तो इस पर भी हम बात करेंगे लेकिन आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी दर्शकों ने हमें सुना है हमारी आवाज जहां तक पहुंची है और जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो इस पर अमल जरूर करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग भी इसे देख रहे हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे प्रेसिडेंट तक ये आवाज पहुंचाएं कि हम आपकी तरह उम्मीद से देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ बच्चों की जो है उसको सीरियसली लिया जाए और इसके लिए बहुत ही ठोस कदम उठाए जाएं, नहीं तो हमारा देश खतरे में है।
बिल्कुल, ये आवाज़ हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज़ सीधे प्राइम मिनिस्टर तक ज़रूर पहुँचे और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि इस बात को वो खुद भी समझें कि ये देश के लिए और हमारे देश के भविष्य यानी कि हमारे बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। अभी लेते हैं विदा, फिर जल्द ही होंगे हाज़िर आपके लिए लेकर। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।